Welcome friends to our YouTube channel Study Era. Today we are going to start part 7. Already reflection part we have completed. Only the magnification, some important points are left. We will complete it at the last of the this refraction. Let us start with the refraction, then we will start magnification. और कुछ points बचे हुए हैं, 4-5 points है, important points है, तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे. आज हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं. रिफ्लेक्शंस ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है. ओनली 4 और 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन इज देयर, दैट्स ऑल. सो वी विल सी एट द एंडिंग ऑफ दिस यूनिट. जब रिफ्रैक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा तब उसमें हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे. तो उसके टाइम में आपको मैग्निफिकेशन का जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे बता दूंगा. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज रिफ्रैक्शन. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बताएं उन्हें कि फिजिक्स का क्लासेस क्लास 10th का चल रहा है, साइंस का क्लासेस चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम कि रिफ्रैक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं. व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन. एक्चुअली में क्या होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू द स्विमिंग पूल वी सी दैट द बेस ऑफ द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल सीम्स टू बी एट द टॉप लेवल. वाटर का जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो बेस होता है वो हमें कभी कभी लगता है कि पानी के पास है, ऊपर में दिखाई देता है. तो ये रीज़न क्यों ऐसा दिखता है, ठीक है, क्यों ऐसा दिखता है. लेमन को अगर एक ग्लास टम्बलर में रखा जाए, ग्लास टम्बलर पानी है उसमें अगर रखा जाए तो वो बड़ा दिखता है. तो ऐसा क्यों दिखता है. तीसरी बात क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल, आई विल राइट ऑल दिस एग्जाम्पल ऑन द बोर्ड, डू नॉट वरी. तो ऐसा क्यों दिखता है, जब आप कोई पेन को या पेंसिल को वाटर में हाफ इमर्स्ड करते हैं तो ये बेंड हो जाता है एट द सरफेस. ऐसा लगता है कि बेंड हो रहा है, हमें दिखाई देता है कि वो बेंड है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्यों होती है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ओनली. ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन पार्ट, यही रिफ्रैक्शन है जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आइए हम उसे देखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. व्हाट इज़ द कॉजेज, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा दिखता है हमें. सो रिफ्रैक्शन पढ़ने के पीछे द मेन रीज़न इज दैट कि वाई दीज थिंग्स अपीयर्स टू सी, हमें क्यों ऐसा दिखता है, तो ये चीज़ें हमें क्यों दिखती है, उसके पीछे मेन जो रीज़न है वो रिफ्रैक्शन है. अब रिफ्रैक्शन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसे वन बाय वन हम देख लेते हैं. आइए सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या है उसे हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है. तो when light travel from one medium, the direction of light, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, the direction of light changes from one medium to another. क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में, देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि कोई लाइट आया, रिफ्लेक्शन यहाँ से आया, बाउंस बैक कर गया, ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बाउंस बैक नहीं करता है. इसमें क्या होता है कि जब एक लाइट रहता है नॉर्मल के थ्रू तो ये बेंड हो जाता है. क्यों, तो यही हम लोग जानेंगे. तो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. इसमें ये मीडियम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें क्या था, उसमें प्लेन मिरर था, कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स था, कनकेव था, मतलब जो दूसरा साइड जो था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो पॉलिश्ड सरफेस था इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या है कि ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है. लाइट ट्रेवल करेगा, लाइट पास करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, पास करेगा, लेकिन क्या होगा कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. बस यही याद रखना है कि रिफ्रैक्ट कर जाएगा, मतलब लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है. अब व्हाट इज द कॉज, इसके पीछे कॉज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होने का कॉज क्या है.
कॉज क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हमने पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे याद रखिए, ये बहुत ही काम का चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, ये आपको हमेशा ही आपको काम देगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, तो रिफ्रैक्शन क्या है वो हम लोगों ने देख लिया कि जो लाइट का जो डायरेक्शन चेंज होता है कब, जब वो ट्रेवल करता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट, द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, कॉजेज भी हम लोगों ने देख लिया, इस लाइट का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया है वही सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। when a pencil is immersed in water, it seems to bend at the surface of water। ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा बेंड होता नहीं है, बस हमें दिखता है। ठीक है ना, the bottom of swimming pool appears at the top surface of water पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो ग्लास टम्बलर का था कि लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर, वाटर ग्लास टम्बलर लिख लेते हैं, यहाँ पे पानी है उसमें, वाटर ग्लास टम्बलर seems to be larger, बड़ा दिखता है। अगर नींबू को पानी में रख दीजिए ग्लास टम्बलर वाले में तो वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, चौथा एक और है कि जब आप बुक का जो लेटर होता है, चौथा क्या है, द लेटर ऑफ बुक when seen from glass slab, जब ग्लास स्लैब से हम लोग देखते हैं तो it seems to be larger। ठीक है, जब कोई बुक है, बुक के लेटर को अगर हम लोग ग्लास स्लैब से देखते हैं तो वो जो लेटर है वो हमें बड़ा दिखता है। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, कॉजेज मैंने बता दिया है कि उसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हमारा कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। उससे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है कि जब रिफ्रैक्शन होगा, व्हेन एवर देयर इज ए रिफ्रैक्शन, तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला रूल क्या है, तो कुछ रूल को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो पहला क्या है कि इसमें पहला है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent medium at the same point of incidence all lie on the same plane। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें देख लीजिए कि the
द इंसिडेंस, जो इंसिडेंस रे होता है, इंसिडेंस रे होता है, और कौन सा रिफ्रैक्टेड रे होता है, एंड द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये लॉ हमें याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस क्या होता है कि ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या हो जाता है, जब दो ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है एट द सेम पॉइंट, मीडिया at the same point all lie at the same point of incidence all lie at the same plane, all lie at the on the same plane, ठीक है, on the same plane। इसे मैं अभी बता देता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है कि इंसिडेंस रे, एक चीज एक देख लेते हैं कि ये अगर हमारा एक एयर का मीडियम है, ये हमारा एक ग्लास का मीडियम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज सी इट केयरफुली। कोई इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे कौन सा हुआ, ये इंसिडेंस रे हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंस रे हुआ। नॉर्मल हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, नॉर्मल जो है हमने नॉर्मल डाला यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, अगर इस ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो ग्लास स्लैब की तरफ ये जो इंसिडेंस रे है ये बेंड करेगा किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, इसीलिए द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये तो रिफ्रैक्टेड रे हो गया ना, ये क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, दिस इज रिफ्रैक्टेड, नाउ इट इज नॉट इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और जो ये है नॉर्मल, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंटरफेस ऑफ द टू, यानी कि ये जो इंटरफेस है, ये बाउंड्री लाइन जो है, ये बाउंड्री लाइन क्या है, ये बाउंड्री लाइन देखिए, ये जो है एयर और ग्लास, इन दोनों का बाउंड्री लाइन है, तो इसीलिए बोला गया है कि इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द सेम पॉइंट, इस पॉइंट पे कह रहा है ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये एक ही पॉइंट में, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो चीज है ये इंटरफेस है किसका, जहां पे इंसिडेंस रे आया, जहां पे नॉर्मल है और जहां से रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी जो हो रहा है ये पॉइंट, ये एक ही प्लेन में है, यही इस चीज का मतलब हुआ। तो इसे याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, ये लॉज याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है तभी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। दूसरा है स्नेल्स लॉ। दूसरा क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एक्चुअली में ये दोनों जो लॉ है, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ये दोनों लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ क्या, साइन ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर, फॉर ए लाइट ऑफ गिवन color and for a given pair of medium, and for a given pair of medium, इसका क्या है कि इसमें क्या है कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इसको आप ये याद रखिए। सबसे पहले तो इसका एक ये चीज याद रखिए कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट।
यही स्नेल्स लॉ है। दिस इज द स्नेल्स लॉ कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सेम इसी चीज को एज ए डेफिनेशन लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। साइन आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर ए गिवन लाइट, सॉरी फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहता है। अगर आप यहां तक भी याद रख सकते हैं तो ये एनफ है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट में एक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है, उसको देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। ये एक आपका ये एक लैब भी हो सकता है आपका, ये एक लैब भी है, आपको लैब में भी ये चीज़ देखना है। लैब में आपको बताया जाएगा कि ग्लास स्लैब के थ्रू आपको बताया जाएगा, आप करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो इसमें क्या है, इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि एक यहाँ पे हमारा एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लैब है, दिस इज द ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, यहाँ से एक इंसिडेंस रे आता है। ठीक है, एक इंसिडेंस रे आता है। नॉर्मल हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल डाला। ठीक है, एक नॉर्मल डाला। ये दिस इज व्हाट, दिस इज इंसिडेंस रे, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसिडेंस रे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी इट केयरफुली। ये इंसिडेंस रे है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो इंसिडेंस रे है नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाता है, एंगल I1 ले लेते हैं। ठीक है, एंगल I1 ले लेते हैं। अब ये जो लाइट है ये बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, और बेंड होने के बाद ग्लास स्लैब के इस सरफेस पे आता है इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है एयर का और किसका, सॉरी ग्लास का, इस पे आता है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने नॉर्मल दिया, अब क्या होता है कि जब ये रिफ्रैक्टेड रे बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नॉर्मल से दूर हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल से दूर हो जाता है। और ये तो एंगल हमारा बना रहा है R1, ये हमारा एंगल कौन सा बना रहा है, R1 बना रहा है, ये एंगल R1 बना रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे हम लोग डॉटेड लाइन से आगे लेके चलते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। और इस दोनों लाइन जो पैरेलल हो गया इसे हम लोग बोलते हैं डी, जो कि हम लोग इसे डी को बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो लाइन बाहर आया है दिस इज नथिंग बट इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे इसे बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये बेंड हुआ है, ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है ये नॉर्मल से। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया है। ठीक है, पैरेलल हो गया इस ग्लास स्लैब में। क्यों, क्योंकि जो यहाँ ये ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसका जो ये जो मीडियम है और ये जो एयर एक मीडियम है, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट। दिस हैपेंस ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज बिकॉज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो जाता है कि जो लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। इस एयर में जो लाइट का स्पीड होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। लेकिन इसमें जो स्पीड है इसका स्पीड कुछ अलग है। ये जो है दिस इज ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में क्या हो रहा है,
डेंसर मीडियम होने के कारण लाइट जो है बेंड कर जा रहा है। जब भी कभी डेंसर मीडियम होगा तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल। तो जब भी डेंसर मीडियम होगा, लाइट जब डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगा तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, डेंसर मीडियम में लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरह लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। लेकिन जब लाइट हमारा रेयरर केस में जब हमारा ट्रेवल करेगा, वी विल सी, मैं लिखवा दूंगा, तो ये दिस इज रेयरर मीडियम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अभी हम लोग डेंसर और रेयरर की बात करेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट में हम आप लोग अगर इसे लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इट इज बेटर टू टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जानना जरूरी भी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो एक्चुअली में व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे स्पीड दे देंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जब दो मीडियम में लाइट का जो रेशियो होगा वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हम लोग लिखते हैं जैसे n इज 2 1, तब हम लोग लिखते हैं v1 बाई v2 लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। जब n21 रहे तो हम लोग इसी तरह से v1 बाई v2 लिखते हैं, और इस n21 का मतलब हो जाता है, इस n21 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो पहले रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, तो 1 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं और एक चीज और, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नोट कर लीजिए आप इस चीज को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज 2.42 होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 2.42 होता है। समटाइम्स दे आर आस्क्ड क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, या फिर कभी कभी क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड और फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। समटाइम दे यूज टू आस्क इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर 1 मार्क्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है, विच इज हाईएस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं हमारा जो है नेक्स्ट में है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसी में हम लोग डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है
कि n इज इक्वल टू सी बाई वी हो जाता है। इसमें ये चीज याद रख लीजिए, ये c क्या है, ये c है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। और ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, अदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो इसका हम लोग, ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही हम लोग रेयरर और डेंसर की चर्चा कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है कि लाइट जो है ये हमारा अगर एयर है, ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है, तो इसमें जब लाइट हमारा आएगा, जब लाइट हमारा, इस केस में क्या होता है, देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है कि जब दो मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, तो जब इंसिडेंस रे जब इंटरफेस पे आता है, ठीक है, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो डेंसर मीडियम में क्या होगा कि लाइट हमारा बेंड करेगा किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। लाइट हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड कर जाता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि लाइट इन मीडियम 2 मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। कब? इन केस ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के केस में लाइट जो है नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। लेकिन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जब हम लोग आते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की अगर हम बात करें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जब हम लोग देख लेते हैं इसको, ये मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात कर रहे हैं। जब इंसिडेंस रे यहाँ से आएगा, ठीक है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो लाइट इन दिस केस, लाइट इन मीडियम मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इतना याद रखना है कि ऑप्टिकली जब रेयरर मीडियम होगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा लाइट, और जब डेंसर मीडियम होगा तो रेयरर के पास जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर की तरफ मूव करेंगे, अदर जितने भी चीज़ें हैं उसको 1 बाय 1 देखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने बता चुका है आपको कि पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग रिफ्रैक्शन में है, ये जो रिफ्रैक्शन पार्ट है हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, स्फेरिकल लेंस, अब लेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें हमारे वीडियोस को, और हम लोग अदर सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर सके, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होंगे, सो दैट हम लोग अदर सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।